नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हर उस इलाके का इन 24 लगातार जायजा ले रहा है जहां पर सालों साल से अपने परिवारों के साथ लोग रहा करते हैं और सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर वो क्या सोचते हैं, बुनियादी सुविधाओं का उन्हें किस तरीके से लाभ मिलता है और इस तरह से अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग इलाकों में रोज कहीं ना कहीं आंदोलन मोर्चे निकाले जाते हैं और युद्ध स्तर पर सरकार से मांग की जाती है अलग अलग चीजों को लेकर। आज हम सांता क्रूज पूर्व के रिलायंस एनर्जी कार्यालय, सबसे पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे में इस चमचमाती गगनचुंबी रिलायंस एनर्जी की इमारत को कैद करें और साथ ही इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को ये बताएं कि ये वो रिलायंस है जो मुंबईकरों के घरों में बिजली आपूर्ति करने का काम करती है। लेकिन आज हमारे कैमरे के सामने ये तमाम लोग खड़े हैं हाथों में कटआउट लेकर। किसी के हाथ में कटआउट है जिसमें लिखा हुआ है समान काम समान वेतन लागू करा अखिल भारतीय कामगार उत्कर्ष संघ रिलायंस एनर्जी लिमिटेड कंपनी विकू देना नहीं। यानी एक सवाल और भी है कि रिलायंस एनर्जी कंपनी को बेचने की कवायद, शायद यही कारण है कि इनके हाथ में कटआउट भी है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन सबसे पहले 360 डिग्री में इस कैमरे को सदानंद शेट्टी अपने कैमरे में इन तमाम लोगों की तस्वीरें कैद करें और इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को ये समझने का मौका दें कि कार्यक्रम जो चल रहा है उसका मसला मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005, यदि ये ना होता तो कई बातें ऐसी हैं जो हमारे जहन में नहीं आती। हमारे साथ अनिल गलगली हैं और भी उनके साथ कई सहयोगी हैं, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले गलगली साहब, ये आज छोटी दिवाली का दिन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप तमाम लोगों को लेके, मसला क्या है? भले ही आज छोटी दिवाली है, मगर आज जो मुंबई शहर में चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे वहाँ पर काम करने वाले वर्कर हो, वो लोग दिवाली इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि रिलायंस अपनी मनमानी कर रहा है। चाहे वो बिल के माध्यम से वो बड़े पैमाने पर लोगों को लूट रहा है, दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो सालों साल जो लोग काम करते हैं उन्हें परमानेंट करने के लिए भी कोशिश नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं तो जो एक असमानता है, दिवाली जैसे मौके पर ही ये आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग दिवाली मना रहे हैं, जो इन मजदूरों के बलबूते जो दिवाली मनाने की जो कोशिश जो बड़े अधिकारी कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज जाएगा कि आप तो दिवाली मना रहे हो, मगर जो मजदूर है, जो सही में इस पूरे बिजली कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, उसकी हालत क्या है, वो किन किन परेशानियों का सामना करना उसको पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं तो जो बड़े पैमाने पर जो निजी कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस हो या अन्य कंपनियां, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का एक जो नया भूत जो सवार हुआ है मैनेजमेंट पर, उसे भी कहीं ना कहीं तो हमें भगाने की आवश्यकता है। गलगली साहब, कई ऐसी कंपनियां हैं जिसमें परमानेंट जो एम्प्लॉय हैं उनके रहने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, फिर उस पर निजीकरण का एक आरोप लग जाता है। बेस्ट जो मुंबई की पहली लाइफलाइन है रेलवे, दूसरी लाइफलाइन है बीएसटी बस, बेस्ट कामगारों ने भी कुछ दिन पहले हड़ताल किया था, मोर्चा निकाला था और फिलहाल राज्य परिवहन निगम जो है उसकी बसें तो फिलहाल बंद है। तमाम चीजों को लेकर इस तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं और इस मामले को लेकर जिसको आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, इसके लिए आप कहां अब तक पत्राचार आपने किया? निश्चित तौर पर इस पूरे के लिए सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सरकार के पास एक अधिकार होता है जो ऐसे निजी कंपनियों पर शिकंजा कर सकती है। क्योंकि रिलायंस कंपनी के पहले जो बीएससीएस कंपनी थी तब इतनी सारी दिक्कतें नहीं थी, इतना सारा भ्रष्टाचार नहीं था, इतना सारा धांधली नहीं थी। जब से रिलायंस आया है तब से उसकी जो लाइसेंस की जो प्रणाली है, जो उसका नूतनीकरण होता है, MERC जो एक बड़ी एक नियामक आयोग है, वो भी उस पर कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं तो फेल साबित हो गया है। आज रिलायंस एनर्जी कंपनी बेचकर बड़े पैमाने पर मुनाफे कमाने में मैनेजमेंट लगा हुआ है। वो जो वर्कर है, जो लोगों की समस्या है, उस पर आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं तो सरकार, उसका ऊर्जा विभाग को इन सभी समस्याओं को ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 10 वर्षों से रिलायंस कंपनी की जो ऑडिट होने की मांग हो रही है, अगर रिलायंस कंपनी की ऑडिट होती है तो निश्चित तौर पर जो मुनाफा हो रहा है, मुनाफा एग्जैक्टली कौन से अकाउंट में जा रहा है, किस अकाउंट में आना चाहिए था, और जो मुनाफा के बाद जो वर्करों को समान जो वेतन या समान जो बोनस मिलना चाहिए था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट एक चाल खेलता है। और जो छोटे छोटे वर्कर है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कर है, उन्हें परमानेंट करने के बजाय उन्हीं लोगों को मदद करने का काम कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर मुनाफे कमा रहे हैं।
हाल ही में तिलक नगर में जो एक एफआईआर भी दर्ज हुआ है रिलायंस के अधिकारी पर, ऐसे भी उसी का ही नतीजा है कि किस तरह से रिलायंस कंपनी में भ्रष्टाचार है। और रिलायंस कंपनी भी खुद मान रही है कि हमारे भीतर में जो भ्रष्टाचार है उसे उखाड़ना है। ये एफआईआर किस संदर्भ में था? तिलक नगर में जो आउटसोर्सिंग के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो ज़मीन जब केबल डाली जाती है तो उसकी एक सीमा होती है जो कितने मीटर तक उसकी जो गड्ढों की जो खुदाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो उसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए 70 लाख का चूना रिलायंस के अधिकारियों ने लगाया है। तो हमारी यही मांग है कि जो वर्कर है, जो सालों साल रिलायंस को अपने खून पसीने से इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उनकी मांगों पर गौर फरमाना चाहिए और जो भी समस्या है उसे आपस में बातचीत करके कामगारों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह एक इमारत खड़ी की जाती है, उस इमारत को देखने के बाद लोग कहते हैं वाह क्या शानदार इमारत बनाई गई है। नाम आता है बिल्डर का, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ आकृष्ट नहीं होता जो दिन रात पसीना बहाता है, वो मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर कहलाता है। लेकिन हकीकत में मेहनत उसकी होती है। उसी तरह किसी भी कंपनी की जो सफलता की राह प्रशस्त होती है, उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका मजदूरों की होती है, कर्मचारियों की होती है। लेकिन जब उन कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया अख्तियार किया जाए तो उनके दिल, उनके जहन में किस तरह की चीजें गुजरेगी, इसका अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। बहरहाल रिलायंस एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इन 24 न्यूज का ये वादा है आने वाले दिनों में इस आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे मृग मरीचिका भी कहा जाता है, मृग मरीचिका का तात्पर्य यह है जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन हम पश्चिम उपनगर के उस इलाके की पूरी कवायद अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर दिखाएंगे पूरी पारदर्शिता के साथ कि एक तरफ रिलायंस एनर्जी बहुत बड़ी कंपनी है, एक प्रख्यात और प्रतिष्ठित है, लेकिन उसके मातहत जो अधिकारी हैं, चाहे वो विजिलेंस विभाग के हों या फिर किसी अन्य विभाग के, लेकिन इन तमाम लोगों के भूमिका किस प्रकार है ये हम बहुत जल्दी दिखाएंगे। जिस तरीके से कर्मचारियों के मेहनत पसीने का जो पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ये इनका आरोप है। लेकिन हम वादा करते हैं कि जो ऑफिशियल नुकसान रिलायंस एनर्जी की तिजोरी में, साथ ही राज्य सरकार की तिजोरी में हो रही है, अवैध तरीके से बिजली का जो गोरख धंधा चल रहा है, एक दो में नहीं, सैकड़ों में नहीं, बल्कि हजारों में कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उसके पीछे रिलायंस के अधिकारियों का जो उदासीन रवैया है वो क्यों है? क्या रिलायंस एनर्जी की सफलता की राह को वो प्रशस्त नहीं करना चाहते? इन तमाम लोगों के साथ में आपका नाम जानना चाहेंगे सर? एडवोकेट राजेश दाभोलकर। राजेश सर, एक बात बताइए, यहाँ कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉई हैं उन्हें परमानेंट किया जाए, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। ऐसा है कि पूरे रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, जो अभी जिसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, उसमें तकरीबन 8,000 परमानेंट कामगार और 4,000 कॉन्ट्रैक्ट कामगार हैं। अगर आप इसमें से जो कुछ लोगों को यहाँ पर जो आए हैं लाक्षणिक कुपोषण के लिए, अगर उसके बारे में अपन देखेंगे तो 4,000 लोग ऐसे हैं जो 15 सालों से, कोई 10 सालों से, कोई 20 सालों से, कोई अभी 2 महीने में रिटायर होने जा रहा है। तो ऐसे कामगारों को अभी तक कायम नहीं किया गया है। एक थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, बहुत बड़ी बात आपने करी है कि रिटायरमेंट के कगार पे लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उनके परमानेंट का कोई ठिकाना नहीं, थोड़ा सा समझाइए। ऐसा है कि हाईकोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं। उस आदेश में हाईकोर्ट ने बोला है कि 240 दिन अगर कोई भी कामगार एक कंपनी में काम करता है तो उसे परमानेंट करना चाहिए, ऐसा नियम है। समान वेतन समान काम समान वेतन भी मिलना चाहिए, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और परमानेंट लेबर है, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। वो भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा सा समझाइए। जैसे कि अभी परमानेंट लेबर है, उनके हाथ में 31,000 आता है। कोई भी कर्मचारी है या जूनियर लेवल का कर्मचारी अगर आप देखेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके हाथ में आ रहे हैं 18,000। तो ये जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने काम दोनों बराबर करते हैं, दोनों बराबर कर रहे हैं, उतना ही वक्त देते हैं, लेकिन ये डिफरेंस है। अच्छा, ये होने के बावजूद यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उन्हें 26 दिन काम देना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यानी
उनको 26 दिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देने के लिए काम नहीं है, लेकिन उन्होंने आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट दे चुके, यानी बहुत बड़े पैमाने पे मैक्सिमम पैसा ये आउटसोर्सिंग पे खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे परमानेंट लेबर है तो अब आउटसोर्सिंग पे खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो ये जो प्रॉब्लम कंपनी मैनेजमेंट ने, बाकी सारे जो यूनियन है उनका धंधा, गोरख धंधा जो चल रहा है वो देने के लिए ये आउटसोर्सिंग बनाए। जो आउटसोर्सिंग हमारा प्रमुखता से मुद्दा है, ये आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उन्हें परमानेंट करना चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण ये डिमांड जो हमारी ये लाक्षणिक कुपोषण को लेके है, उसमें बहुत सारे लेबर है, जैसे परमानेंट लेबर थे, परमानेंट लेबर का नैसर्गिक मृत्यु हुआ है जो काम पे थे, या एक्सीडेंट हुआ है जो काम पे थे, लेकिन उनके वारसों को अभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं दी गई है। ऐसे हजारों लोग हैं। कारण क्या बताया जाता है? कारण कुछ नहीं, कंपनी का पॉलिसी नहीं है, यानी जो कर्मचारी इधर काम कर रहे हैं उनकी तरफ देखने का रवैया, यानी एक मजदूर है, यानी ऑन ड्यूटी कोई कर्मचारी अधिकारी की यदि मौत होती है तो उसके वारिस को यहाँ नौकरी मिलना असंभव है, नहीं दिया जाता है। सिर्फ उसको अपवाद एक ही चीज है, अभी कुछ दिनों पहले तिलक नगर में एक ट्रांसफार्मर फूटा था, उसमें चार अपने अधिकारी का मृत्यु हुआ था। तो सारे कामगार यूनियन ने मिलकर एक प्रेशर क्रिएट किया उनके ऊपर, तभी उन्होंने 4 लोगों को काम दिया है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यानी हजारों के तादाद में हमारे कामगार हैं जिनको वारिसों को अभी भी नौकरी नहीं दी गई है। संख्या कितनी होगी जिसको परमानेंट करने की बात की जा रही है? हमें 4000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जिन्हें परमानेंट करना चाहिए, और 1000 के करीब लोग हैं जो कामगार काम कर रहे थे जिनकी नैसर्गिक मृत्यु हुई है और अपघात में मृत्यु है। कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 5000 लोग हैं जिनको परमानेंट करना चाहिए, ऐसी हमारी मुख्य मांग है। बिल्कुल 5000 लोगों का मामला है, किसी एक व्यक्ति एक परिवार का नहीं है। 5000 यह आंकड़ा कम नहीं होता, और 5000 मजदूर यदि किसी कंपनी में काम करते हैं और अचानक उनके ऊपर जो परमानेंट अल्टरनेट की जो तलवार लटकती है और परमानेंट नहीं की जाती है, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, आनंदराव कलीगोटा। आनंद साहब, एक बात बताइए, हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पे ये रिलायंस एनर्जी की जो इमारत खड़ी की गई है, ये एनर्जी कलेक्शन सेंटर के लिए ये जगह आरक्षित थी। क्या जिस मकसद के लिए, जिस मोटिव के लिए आरक्षित थी ये ज़मीन, क्या उसके चलते काम हो पाया है यहाँ पे? जी, एक्चुअली यहाँ पे रिलायंस एनर्जी कंपनी थी, बीएससी से रिलायंस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, उसको रिलायंस एनर्जी से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मर्ज किया गया था। उसके बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मर्ज करने के बाद यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई गई, जूना निकल के। एक्चुअली यहाँ पे मेन हम लोग जो पूरा टोटली कंपनी में जो कामगार थे यहीं से ऑपरेट होता था, ये संता क्रूज से। इसके बाद यहाँ से पूरा 5 जून में ऑपरेट होना शुरू हो गया। इनका मेन मकसद है पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, उन्होंने परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सब जगह स्प्रेड कर दिया है, जो कि सब एक साथ नहीं हो सके या कुछ मैसेज नहीं पहुंच सके। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कई सालों से काम कर रहे हैं या 20-20 साल से काम कर रहे हैं। उनको आज तक यहाँ के 20 साल में आपने देखा है बॉम्बे में कितने चेंजेस हो गए, कितने ब्रिजेस हो गए, मेट्रोज बन गए, लेकिन रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स कामगार आज भी उनका कोई परिवर्तन नहीं है, ना उनको मेडिकल सुविधा दी गई है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो कई लोग यहाँ खड़े हैं, एक एक लाइन में उनकी भी हम लेंगे प्रतिक्रियाएं। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने कई व्यक्ति विशेष जो हैं इस पूरे मोर्चे का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, हमने उनकी प्रतिक्रिया ली। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने रोशनी डालने का प्रयास किया। सवाल यही है कि 5000 कर्मचारियों के प्रतिष्ठा, जिंदगी का सवाल है। यहाँ उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, समान कानून यहाँ नहीं है, पक्षपात किया जा रहा है, दूरदर्शिता, पारदर्शिता, तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं शक के और संदेह के घेरे में है। आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए। रिलायंस एनर्जी में कई सालों से उनको मेडिकल सुविधा भी मिला नहीं है।
आज के तारीख में आप देखते हैं इतना धूल मट्टी इसमें काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनका वो सब जाके उनको कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। जब कंपनी से कुछ मेडिकल सुविधा मांगी जाती है तो वो मेडिकल सुविधा उनको देता नहीं है, या तक कि उनको ईएसआई की सुविधा भी कंपनी में आज तक दिया नहीं है। एक मिनट, गलगली साहब ये कह रहे हैं मेडिकल सुविधा, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जो भी कंपनी होती है, जब भी उसके पास कोई वर्कर काम करता है तो नियमों के अनुसार उसे मेडिकल सुविधा देना, उसका ईएसआई में उसका नाम का पंजीकरण करना, और जब भी ऐसे कोई उसे आपातकालीन में कोई स्थितियाँ का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में उनके पास एक मेडिकल रूम भी होना चाहिए, डॉक्टर्स भी होने चाहिए। क्योंकि इनके पास नहीं है। हाँ, क्योंकि रिलायंस हमेशा मुनाफे कमाने के चक्कर में जो आम जो वर्कर है उनके तरफ उन्होंने हमेशा लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से लोगों की भी प्रमुख मांग है कम से कम हमें मेडिकल तो सुविधा दी जाए जो हर एक कामगार को मिलनी चाहिए। गलगली साहब 12 महीना एक जैसा नहीं होता है, कभी बरसात का समय होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी का सीजन होता है, और कई विकट परिस्थितियों में रिलायंस एनर्जी के कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, या यूं कहें तो उनको अपनी जिंदगी से जूझना पड़ता है। निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो भी रिलायंस कंपनी जो खड़ी है वो बड़े बड़े जो अफसर जो एसी एयर कंडीशन में बैठते हैं या जो बड़े बड़े कार्यालयों में बैठते हैं, लेकिन जो वर्कर मतलब ग्राउंड रियलिटी में काम करता है, ज़मीन पर काम करता है, चाहे ज़मीन की खुदाई हो, या बड़ा अगर ट्रांसमीटर का अगर प्रॉब्लम होता है तो रात को 12 बजे से 2 बजे तक जो रिलायंस का कर्मचारी काम करता है उसके बलबूते रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी हुई है। तो उन्हें उन वर्करों पर ध्यान देना चाहिए जो खतरे में खेलते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसके बावजूद भी हु और चू भी नहीं करते हैं, तो उन्हें भी मेडिकल सुविधा न देना ये सबसे बड़ा अन्याय का काम है। कहते हैं मजदूर का पसीना सूख जाए उसके पहले यदि उसकी मजदूरी उसे मिल जाए तो उसे मजदूरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लोग खड़े हैं। बाहर की स्थिति हम आपको दिखा दें, मुंबई पुलिस के वो तमाम टीम यहाँ पर खड़ी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कायदा व सुव्यवस्था बिगड़े ना, इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है, और पुलिस अपने काम को ईमानदारी से निभा रही है, और साथ ही साथ कर्मचारी जो हैं वो भी अपने प्रोटेस्ट को पूरी प्रमुखता से और शांतिपूर्वक प्रशासन के समक्ष रखने की दिशा में चल रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप सिंह, थोड़ा सा बताइए, आप कितने सालों से काम करते हैं रिलायंस में? नहीं, मैं रिलायंस में नहीं हूँ, मैं दूसरे जगह काम करता हूँ मैं। पर जो हम यूनियन के एक हिस्सा है यहाँ पे अखिल भारतीय उत्कर्ष संघ के, तो हम जो कर्मचारियों के जो हक के लिए उनको न्याय मिले उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं इनके साथ। आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो स्टैंड क्या है आप लोगों का? देखो, हमने आज मैनेजमेंट के सामने अलग अलग पत्र व्यवहार किया, बहुत सारी जो चीज़ें थी हमने मैनेजमेंट को दिखाने की कोशिश की कि मैनेजमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए कामगार के प्रति, और जो हमने मांग की वो एक सर्वसाधारण मांग है जो कि हर एक कंपनी में लागू होता है। तो प्रमुख मांग बताइए। प्रमुख मांग देखो कैसा होगा कि आज जैसा हमने कहा कि एक नॉर्मल नियम होता है कि कम से कम एक महीने में 26 दिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिससे उनका घर गृहस्थी चलता है, वो उनको मिले। जो आज सालों साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको आप परमानेंट करो, क्योंकि ये कौन सा न्याय है कि वो बेचारा सालों साल काम कर रहा है पर उसको आप कायम नहीं कर रहे, उसको मेडिकल सुविधा नहीं दे रहे हो, कि बहुत सारी जो सुविधा है वो वंचित हो जाता है। जब अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए परिवार का सदस्य अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके परिवार को इंतजार होती है, दरकार होती है कि उसके परिवार का सदस्य जो है उसकी जो नौकरी है, उसका जो धनोत्पार्जन का जो जरिया है वो परमानेंट रहे, सकुशल रहे, उस पर कोई कुठाराघात ना हो, और यही अपेक्षा इनकी होती है, यही उम्मीदें होती है। लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बातों को गंभीरता से लेता है? क्या रिलायंस एनर्जी के उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं इस बात को मैनेजमेंट के सामने रखने में कामयाब हो पाते हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। आपका नाम? नितिन भालेकर। भालेकर साहब, कहाँ रहते हो आप? चेंबूर तिलक नगर। ये बताइए, रिलायंस में आप काम करते हैं? हाँ सर, करता हूँ। कितने सालों से? 15 साल से कर रहा हूँ। 15 सालों से। आप परमानेंट हुए हैं? नहीं सर। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? 8 सदस्य हैं। आपके परिवार में तो लोगों को आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में यही मालूमात होगी कि आप रिलायंस में काम करते हैं। हाँ, मालूम। और 15 साल आपको हो गया। हाँ, 15 साल हो गए। परमानेंट नहीं करने के पीछे कारण क्या है? परमानेंट पर करने के पीछे कारण हमारा मान्यता यूनियन है, जो अपने गांव के लोग, अपने सगे वाले संबंधी लोग, उन लोग को पीछे के रास्ते से कंपनी के अंदर परमानेंट कर रहे हैं। जो सालों साल से 20 साल 15 साल से कंपनी में काम कर रहा है जो कामगार, वो इधर मिट्टी में ही मर रहा है। और जो मान्यता प्राप्त यूनियन के और बाकी यूनियन के जो
पैसे दे के पैसे लेके काम करके उन लोगों को परमानेंट किया जाता है। क्या आप यही कहना चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर यहाँ पे कोई भी आदमी चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो परमानेंट ना हो, इसके बावजूद बाहर से आउटसोर्सिंग का जो रास्ता अख्तियार करती है कंपनी, ये गलत है? ये गलत है। आउटसोर्सिंग के कारण जो स्थायी कॉन्ट्रैक्ट कामगार है जो उधर सालों साल काम कर रहे हैं, उन लोग को रोजाना महीने का 26 दिन भी काम नहीं मिलता है, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, तो कभी कभी महीने में 4 दिन भी काम मिलता है। तो वो लोग अपना घर परिवार कैसे चलेगा? यही हम लोग मैनेजमेंट को बहुत बार पत्र व्यवहार से हम लोग बताया। दीपावली का आपने कहा 15 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 15 आपने दिवाली देखी होगी। हाँ देखिए, क्या दिवाली में आपको यहाँ से कोई बोनस या कोई भी उपहार वगैरह? बोनस मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। बताने के बोनस चक्कर मिलता है लेकिन जो बताते हैं वो मिलता नहीं। जो मान्यता प्राप्त संगठन जो पत्र व्यवहार जो बोनस मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए? एक पगार तो मिलना चाहिए, वो आधा पगार ही देते हैं। आधा पगार देते हैं, आधा मिल के खाते हैं सब लोग। आपका नाम क्या है सर? प्रकाश गावड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा बोनस मिलता है लेकिन अपेक्षा के हिसाब से नहीं मिलता। बोनस तो मिलता है लेकिन जिस तरह से इनको मिलना चाहिए, वो जो बोल रहे कि अभी उनको कूपन भी दिया था और एक पगार, और उसके अलावा और कुछ एडिशनल कुछ ऐसा कुछ उनको लिए बताया था। अभी आपको क्या लगता है कि कंत्राटी कामगारांना कायम केलेच पाहिजे, ये जो चीजें आप लोग यहाँ पे लिख के आए हैं, ये सब आपके हिसाब से जायज है? 2010-2011 में भर्ती हुई थी और उस टाइम कई लोगों का मेडिकल भी हुआ है। अभी तक उम्मीद लोग काम कर रहे हैं और मेडिकल होने के बावजूद भी अभी तक भर्ती बाकी लोगों का हुआ नहीं है। कितने साल से हैं आप? मुझे 22 साल हो गया है। 22 साल से हैं आप परमानेंट हैं? मैं परमानेंट हूँ। 2010-11 में हमारा भर्ती हुआ है। उसके बाद अगर आप परमानेंट हैं तो आप इस मोर्चे में क्यों खड़े हैं? मैं परमानेंट हूँ, लेकिन हमारा जो उस टाइम जो भर्ती हुआ था तो जूनियर ग्रेड लाया था उसमें। अच्छा। जो मतलब जूनियर मजदूर वैसा ग्रेड बीच में लाया और जो है ही नहीं वो दिखा गया। इस तरह से आगे बहुत ही ऐसे मैटर है, लोग बहुत ही नाराज है और आपके माध्यम से अभी हमारा यूनियन के माध्यम से भी हम लोग अभी आगे कोशिश कर। मतलब आप परमानेंट हैं फिर भी कंपनी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। आपका नाम क्या है? याद है सर। कहाँ रहते हो? ये अग्रीपाड़ा में रहते। रिलायंस में काम करते हैं आप? रिलायंस में काम करते हैं। कितने सालों से? 15 साल से। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार को तो अभी अच्छा 5 है। इतना सोच क्यों रहे हैं आप? क्या करेगा आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हमने पूछा तो आप सोच रहे हैं। 5 आदमी। 5 आदमी हैं। तो आपको किस तरह की तकलीफ होती है? अभी वो परमानेंट करता है, बोलते हैं परमानेंट नहीं कर रहा है। आपसे कब कहा गया था कि आपको परमानेंट किया जाएगा? अभी मैं 15 साल से काम कर रहा है वो। कभी लिखित तौर पे कंपनी प्रबंधन ने आपको कोई भी ऐसा पत्र दिया था जिसमें ये लिखा हो, जिसमें इसका उल्लेख हो कि आपको परमानेंट किया जा रहा है? काम कर शब्द नहीं है इनके पास, कंफ्यूज है, विचलित है। आपका नाम? लिंगा स्वामी। आप कहाँ रहते हो? चारकोप में रहते हैं। मुंबई में कितने साल से हो? 2000 से है। 2000 से है, यानी कि 17 साल हुआ? 17 साल से कर रहा हूँ। 17 खत्म हो रहा है, 18 रनिंग है। ठीक है। मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं कि अकेले रहते हैं? परिवार के साथ रहता था, अभी गांव में परिवार। कब से गांव में? अभी 4 साल हो गए। 4 साल हो गया। ये बताइए, रिलायंस एनर्जी में आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 17 साल हो गए। आपका क्या ओहदा है, क्या काम करते हैं? खंती में काम करते हैं। खंती यानी खुदाई का काम करते हैं? खुदाई का काम करते हैं। जी। तो आपको जो मासिक जो आय होती है उससे आपके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता? नहीं पड़ता है। हम लोग, मेरे को 3 बच्चा है लेकिन अभी बड़ा हो गया। आपने कितना साल बताया काम का? 17 साल। 17 साल में कितने बार इंक्रीमेंट हुआ आपके पगार में? 3-4 बार हो गया। 4 बार हो गया। 4 बार हो गया। 90 रुपया था तभी आया था मैं। 90 रुपया था दिन का उस टाइम। दिवाली बोनस वगैरह यहाँ से मिलती है आपको? मिलते हैं। तो आज जो मांग आपकी है वो मुख्य चीज बता दीजिए, क्या मांग है? बराबर है ना? परमानेंट किया जाए आपको। तो हमारे साथ यहाँ पे कई लोग थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें एक बार फिर, मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर तैनात है। चूंकि कायदा सुव्यवस्था
बरकरार रहे। और त्यौहार है दीपावली का, और इस दीपावली के त्यौहार में कहीं कोई अप्रिय घटना ना घटे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और शायद यही कारण है कि किसी भी त्यौहार हो या किसी भी मौसम हो, पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी जरूर करती है। इस सभागृह के पास हम आए हैं, थोड़ा सा हम बता दें, यहाँ पर अंदर ये कहा जा रहा है कि किसी को 20 साल हो गया है, किसी को 25 साल हो गया है नौकरी करते हुए, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा उन्हें अब तक परमानेंट नहीं किया गया है। वैसे रिलायंस एनर्जी में कई ऐसे संगठन हैं जो कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए आवाज समय समय पर बुलंद करते रहते हैं, चाहे वो बेस्ट वर्कर्स यूनियन हो या फिर कोई और यूनियन हो। लेकिन हम अखिल भारतीय कामगार उत्कर्ष संघ द्वारा नेतृत्व किया जा रहा ये संगठन जो है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। हमारे साथ कई लोग थे, उन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा और साथ ही साथ और कुल मिला के पुलिस के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से कायदा सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए यहाँ चप्पे चप्पे पुलिस तैनात की गई है। डायफोडे साहब, बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, आज त्योहार का दिन है और आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। आज त्योहार का दिन है और यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, हर एक को अपने लीगली मांगने के लिए घटने ने जो अधिकार दिया है उससे ये लोग काम कर रहे। और ऐसा कोई बड़ी चुनौती तो नहीं आज आपके सामने? नहीं, सब बड़ी चुनौती नहीं, बहुत लोग सीधे हैं और शांतिपूर्वक मोर्चा, शांतिपूर्वक वो हॉल में अपने बंद रूम में वो उनका मीटिंग और वो सब ले रहे हैं, कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं अभी तक दायरे में है? हाँ, अभी तक तो दायरे में है। उनको रास्ते पे कुछ ना करने का नोटिस दिया गया है। 149 का नोटिस दिया? हाँ, नोटिस दिया गया है और वो अपने बंद रूम में, दूसरे रूम में लेके वो अपना सभा और वो सब चालू है। सहायक पुलिस आयुक्त डायफोडे साहब, जिन्होंने ये कहा है कि जो मोर्चा चल रहा है ये मोर्चा शांतिपूर्वक चल रहा है, बंद कमरे में चल रहा है और जब तक ये दायरे में है तब तक ये शांतिपूर्ण मोर्चा कहा जा सकता है। वैसे पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बड़ी ईमानदारी से कर रही है, लेकिन क्या कंपनी प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से कर पाएगी? यानी अल्टरनेट जो एम्प्लॉय है क्या उन्हें परमानेंट ये कंपनी करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा हमारे इस खास पेशकश में। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।